अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। दूसरी बार अमेरिका का सदर बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलसल ये ऐलान करते रहे कि वो एक आलमी पीस मेकर हैं और वो सदर बनने के बाद दुनिया में जारी जंगें ख़त्म कर देंगे। और ट्रंप के इन दावों में दो तनाज़ात का बहुत ज़्यादा जिक्र होता था। एक गाज़ा में इसराइली जारियत की वजह से जारी जंग और दूसरा 3 साल से ज़्यादा अरसे से जारी रूस और यूक्रेन की जंग। ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके थे कि सदर बनने के बाद वो सिर्फ 24 घंटों के अंदर रूस और यूक्रेन की जंग ख़त्म करवा देंगे। मगर ट्रंप के दावों और वादों के बरक्स ये दोनों तनाज़ात उनके सदर बनने के 6 माह बाद भी अब तक ख़त्म नहीं हो सके हैं। ट्रंप ने पाक भारत जंग खत्म करवाने में किरदार अदा किया, ईरान और इसराइल जंग बंदी में किरदार अदा किया और इसी दौरान रवांडा और कांगो के दरमियान जारी तनाज़ा खत्म करवाया और इन सब का वो मुसलसल क्रेडिट लेते रहे हैं। मगर ट्रंप बज़ाहिर कई कोशिशों के बावजूद गाज़ा में जारी जंग और यूक्रेन और रूस की जंग को ख़त्म करवाने में कोई अहम कामयाबी हासिल नहीं कर सके। बल्कि यूक्रेन के मामले पर तो वो अब अपने ही दावों और ऐलानात के बरक्स अपने पेशरो सदर बाइडन की पॉलिसी पर अमल करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के हवाले से अब तक का सबसे सख्त बयान दिया है और साथ ही यूक्रेन की मदद से मुतालिक भी अहम हुक्म दे दिया है, जिनकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मगर पहले आपको गाज़ा जंगबंदी से मुतालिक होने वाली अब तक की पेशरफ्त के मुतालिक बताएंगे, क्योंकि अब तक तवक्कुआत के बरक्स कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आ सका। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। पीर को डिनर पर तवील मुलाकात के बाद कल ट्रंप की एक बार फिर नेतन्याहू से 1 घंटे से ज़्यादा एक और तवील मुलाकात हुई, जिसमें अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद नेतन्याहू मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही वाइट हाउस से निकल गए। मगर इन दोनों तवील मुलाकातों के बावजूद गाज़ा में जंग बंदी की 60 रोज़ा नई अमरीकी तजवीज़ पर कोई ब्रेक थ्रू सामने नहीं आया। टाइम्स ऑफ मुताबिक नेतन्याहू ने अमरीकी सदर ट्रंप से 2 दिन में दूसरी बार वाइट हाउस में मुलाकात की, लेकिन गाज़ा में जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई के हवाले से होने वाले मुज़ाकरात में किसी ब्रेक थ्रू का ऐलान सामने नहीं आया। हालांकि यही मुलाकात का बुनियादी मकसद था, क्योंकि जब ये मुलाकात अचानक नेतन्याहू के शेड्यूल में शामिल की गई तो उम्मीद पैदा हुई कि शायद कोई बड़ा ऐलान होने वाला है। ट्रंप ने कहा था कि वो गाज़ा की सूरत हाल पर बात करेंगे और मशरिक़ वस्ता के लिए उनके खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने भी उम्मीद जाहिर की थी कि इस हफ्ते कोई मुआहदा हो सकता है। लेकिन जब नेतन्याहू और ट्रंप व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में अमरीकी नायब सदर JD वेंस के साथ 1 घंटे से ज़्यादा देर तक मुलाकात कर रहे थे, तो इस दौरान 2 बाखबर ज़राए ने बताया कि स्टीव विटकॉफ ने अपना कतर जाने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। वो मंगल को दोहा जाने वाले थे, जहां इसराइल और हमास के दरमियान इनडायरेक्ट मुज़ाकरात जारी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ने सालिसों को आगाह कर दिया कि वो अब भी दोहा जाने का इरादा रखते हैं ताकि मुआहदे को मुकम्मल करवाया जा सके। तहम उनका दौरा मौखर करने का फैसला इस बात की निशानदेही करता है कि मुआहदा तय पाने से पहले अब भी काफ़ी पेशरफ्त दरकार है। एक बाखबर जरिए के मुताबिक मंगल को नेतन्याहू की सदर ट्रंप से मुलाकात से कुछ देर पहले आला कतरी हुकाम पर मुश्तमिल एक वफ़द ने व्हाइट हाउस में स्टीव विटकॉफ के साथ तकरीबन 3 घंटे तक मुलाकात की, जिसमें यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात पर बातचीत हुई। जबकि इस हवाले से स्टीव विटकॉफ का बयान भी सामने आया। CNN के मुताबिक सदर ट्रंप के खुसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने मंगल को कहा कि वो पुरुमीद है कि इस हफ्ते के अख्ताम तक गाज़ा में जंग बंदी का मुआहदा तय पा जाएगा, क्योंकि जंग बंदी के बाकी निकात पर खातिर ख्वाह पेशरफ्त हो रही है। स्टीव विटकॉफ ने मजीद बताया कि अहम इख्तलाफात पर काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी है और मौजूदा बातचीत के तहत 10 जिंदा इसराइली यरगमाली और 9 हलाकशुदा यरगमालियों की लाशें वापस होंगी। स्टीव विटकॉफ के मुताबिक मुज़ाकरातकार अब काफ़ी करीब आ चुके हैं। हमारे सामने 4 बड़े निकात थे और सिर्फ 2 दिन में उनमें से 3 हल हो चुके हैं। अब सिर्फ एक मसला बाकी है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वो गाज़ा में आर्जी जंगबंदी के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं, मगर इसके बावजूद ताहाल गाज़ा में जंग के मुकम्मल खात्मे का सवाल अपनी जगह बरकरार है और ये हमास के मुतालबात में भी शामिल है। लेकिन इस सवाल का फ़िलहाल कोई वाज़े जवाब सामने नहीं आया, जबकि गाज़ा में इसराइली जारियत पूरी शिद्दत के साथ जारी है। अल जज़ीरा के मुताबिक आज सुबह से होने वाले इसराइली हमलों में गाज़ा भर में 39 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें से 19 का ताल्लुक शुमाली गाज़ा से है। जबकि आज इसराइली जारियत का निशाना बनने वालों में 8 अफराद ऐसे भी शामिल हैं जो जनूबी गाज़ा के इलाके रफ़ा में गाज़ा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के मरकज़ पर इमदाद के इंतज़ार में खड़े थे, जब इसराइली फ़ौज ने उन पर फायरिंग कर दी। गाज़ा में इमदाद पर कंट्रोल और शदीद जारियत की वजह से इसराइल के अहम यूरोपीय इत्तेहादी भी मुसलसल सख्त बयानात दे रहे हैं। बरतानिया के सरकारी दौरे के दौरान फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन ने बरतानवी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए न सिर्फ गाज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया, बल्कि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के लिए बैनुल-अक़वामी ताउन पर भी जोर दिया है। We want a ceasefire, no discussion. And today, working together in order to recognize the state of Palestine and to initiate this political momentum is the only path to peace.
Because since Oslo in 1993, with Gaza in ruin and West Bank being on a daily basis attacked, the perspective of a Palestinian state has never been put at risk as it is. And the objective of a recognition is not just making our duty, but this is as well reopening a political perspective and refusing just an answer based on security. And this is why the solution of the two states and the recognition of the state of Palestine is as well, according to me, the only way to build peace and stability for all in the whole region. दूसरी जानिब यूक्रेन और रूस के दरमियान जंगबंदी की कई नाकाम कोशिशों के बाद अब सदर ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन खुलकर सामने आ रही है। साथ ही वो अपने पुराने मौक़िफ़ से भी पीछे हट रहे हैं। कल अमेरिकी काबीना के इजलास के दौरान ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पुतिन सिर्फ बेतुकी बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने मजीद कहा कि वो रूस को सबक सिखाने के लिए सख्त पाबंदियों के बिल की हिमायत करने पर इंतहाई संजीदगी से गौर कर रहे हैं। Just sort of turning back to Russia, if there's anything that you would signal about your displeasure with them? Well, look, I'm very unhappy with them. There's no reason for this. It's turned out to be tougher, but it's only tougher. But that was a war that should have never happened, and a lot of people are dying, and it should end. And I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless. Do you want to sanction him? Lindsey Graham has a sanctions bill on Russia. Do you want him to vote? I'm looking at it. Yeah, no, I'm looking. The Senate is passed a very, very tough sanctions bill. Yeah, I'm looking at it. Can you sign that? It's an optional bill. It's totally at my option. They pass it totally at my option, and to terminate totally at my option. And I'm looking at it very strongly. वाज़ेह है कि रूस यूक्रेन जंग के दौरान ट्रंप ने अपने पेशरो सदर बाइडन की पॉलिसीज़ के बरक्स रवैया अख्तियार किया हुआ था और वो बाइडन की पॉलिसीज़ पर सख्त तनकीद भी करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने सदर बनने के फ़ौरन बाद न सिर्फ अपने यूरोपियन इत्तेहादियों को बाईपास करते हुए रूस के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया था, बल्कि उन्होंने जंग बंदी के लिए यूक्रेन पर सख्त दबाव भी डाला था। मगर इस सब के बावजूद वो रूस के साथ कोई मुआहदा नहीं कर पाए और अब इसी फ्रस्ट्रेशन और मायूसी की वजह से ट्रंप भी दोबारा से बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ पर लौट रहे हैं। इस हवाले से CNN ने लिखा है कि एक लम्हे के लिए ऐसे लगा यूक्रेन का तनाज़ा एक दायरा मुकम्मल कर चुका है, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस आ गया। गुज़श्ता 48 घंटों में अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार देने के हवाले से शायद अब तक की सबसे खुली और दो टोक बात कही है। इसी दौरान रूसी हुकूमत ने ट्रंप इंतज़ामिया को एक बार फिर वाज़ेह तौर पर इशारा दिया कि वो इस जंग का कोई हकीकत पसंदाना मुज़ाकराती हल चाहते ही नहीं है। पहले बात करेंगे ट्रंप के बयान की, जो एक ऐसे असूल की तरफ वापसी है जो अशरों से अमरीकी खारजा पॉलिसी की बुनियाद रहा है, यानी रूसी जारियत की मुखालफत करना। ट्रंप ने पीर को कहा कि हम यूक्रेन को मजीद हथियार भेजने वाले हैं, हमें ऐसा करना होगा, उन्हें अपना दिफा करने के काबिल होना चाहिए। उन पर बहुत शदीद हमले हो रहे हैं और उनके पीछे बैठे अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेथ ने सर हिलाकर इस बात की हिमायत की। हालांकि चंद दिन पहले ही ट्रंप इंतज़ामिया ने यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद रोकने का ऐलान किया था। तो सवाल ये है कि ट्रंप असल में कहना क्या चाह रहे थे, क्योंकि तफसीलात तो उन्होंने बताई ही नहीं। लेकिन बाद में पेंटागन के तर्जुमान ने वजाहत की कि सदर ट्रंप की हिदायत पर अमरीकी महकमा दिफा यूक्रेन को इजाफी दिफाई हथियार फराहम कर रहा है ताकि वो अपना दिफा कर सके। ये पॉलिसी में अचानक तब्दीली ऐसे वक्त में आई जब सिर्फ चंद दिन पहले जुमे को यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से फ़ोन पर बात करते हुए मुश्तरका हथियारों की पैदावार और फ़ज़ाई दिफा पर गुफ्तगू की थी। CNN के मुताबिक यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की को इस वक्त फौरी तौर पर पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइल्स की ज़रूरत है, जो रूसी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने के लिए वाहिद मौसर हथियार है जो सिर्फ अमेरिका दे सकता है। ट्रंप ने एक दिन पहले जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बात की थी, जिन्होंने पेशकश की कि वो अमेरिका से पैट्रियट मिसाइल खरीद कर यूक्रेन को फराहम करेंगे। ये तमाम पेशरफ्त इतनी अहम साबित हुई कि यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने हफ्ते को अपने बयान में कहा कि ट्रंप के साथ हमारी ये अब तक की सबसे बेहतरीन और सबसे ज़्यादा नतीजा खेज़ गुफ्तगू थी। CNN ने मज़ीद लिखा कि इस सारी सूरत हाल में ट्रंप दूसरी बार अमेरिका का सदर बनने के सिर्फ 6 माह बाद ही यूक्रेन और रूस की जंग पर वहीं आकर खड़े हो गए जहां साबिक सदर बाइडन पहले से मौजूद थे। इस दौरान ट्रंप ने तकरीबन सब कुछ आजमा लिया। उन्होंने रूसी सदर पुतिन से दोस्ती की कोशिश की, फिर उन पर तनकीद की।
यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से झगड़ा किया, फिर उनसे सुलह भी कर ली, पहले यूरोप को नज़रअंदाज किया, फिर आखिर में यूरोप की हिमायत भी कर दी। लेकिन इस जंग से मुतालिक ट्रंप के मौक़िफ़ में हालिया तब्दीली इस लम्हे उनकी मायूसी को ज़ाहिर करती है। लेकिन सवाल यह है कि इस अचानक तब्दीली की वजह क्या है। CNN के मुताबिक इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने रूसी सदर पुतिन के साथ हमेशा अच्छा रवैया अख्तियार करने की कोशिश की है, यानी रूस से मुतालिक नरम गुफ्तगू करना, सिफारती तरीके अपनाना और यहाँ तक कि रूस की शर्त मानकर आर्जी तौर पर यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद रोक देना। मगर इस सब के बावजूद पुतिन का रवैया नहीं बदला। CNN के मुताबिक रूस अमन चाहता ही नहीं है और ट्रंप ने हालिया तारीख की तमाम मुश्किलात और नाकामियों को नज़रअंदाज करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सीखा कि रूस तो असल में उनका मुखालिफ है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सबसे तवील जंग, जिसमें बाइडन इंतज़ामिया ने तालिबान के साथ उजलत में किए गए एक मुआहदे के बाद जल्दबाजी में अपनी फ़ौज वापस बुला ली। ये जंग ऐसे मनाजिर की वजह बना जो ट्रंप से पहले कि अमरीकी सदूर को भी परेशान करते रहे थे और आज भी रिपब्लिकन पार्टी उन्हीं मनाजिर को लेकर डेमोक्रेट्स पर तनकीद करती है। अगर यूक्रेन या मशरकी यूरोप में अमरीकी इत्तेहादियों को ऐसी ही शिकस्त हुई तो ये ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी या उनकी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन तहरीक के रिकॉर्ड पर एक ऐसा दाग होगा जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। फ़िलहाल ऐसा फौरी तौर पर नहीं हो रहा और ना ही उसका बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र आता है, लेकिन अगर अगले चंद महीनों में पुतिन की जारियत का मंसूबा कामयाब हो जाता है तो शायद इस शिकस्त की बुनियाद वहीं से पड़ेगी। दूसरी तरफ 6 माह तक सिफारती रास्तों को आजमाने के बाद रूस भी वहीं वापस आ गया है जहां से उसने शुरू किया था। वो सिर्फ उसी सूरत में अमन पर राज़ी है जो हकीकत में यूक्रेन की जानिब से सरेंडर हो। रूस ने अमेरिका को ये झूठी उम्मीद दी कि बातचीत से जंग ख़त्म की जा सकती है और इसी बातचीत के दौरान इतना वक्त हासिल कर लिया कि मौसम गर्मा की फ़ौजी कार्रवाई के लिए उसके फ़ौजी तैयार हो जाएँ। इस सारी सूरत हाल में ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इसराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद सऊदी अरब का अहम दौरा भी किया है, जहां उन्होंने सऊदी अरब के वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से जद्दा में मुलाकात की। इसके अलावा अब्बास इराक़ची ने सऊदी वज़ीर दिफ़ा शहज़ादा खालिद बिन सलमान और अपने सऊदी हममनसब शहज़ादा फैसल बिन फरहान से भी मुलाकात की। इसी तरह इस वक्त मशरिक़ वस्ता में ईरान के साबिक़ इत्तेहादी और सऊदी अरब के मौजूदा इत्तेहादी शाम के हवाले से भी अहम खबरें सामने आ रही हैं। पहले अमेरिका ने शाम पर आयद पाबंदियों का खात्मा कर दिया, उसके बाद ये खबर सामने आई कि नई शामी हुकूमत इसराइल और अमेरिका के साथ बातचीत कर रही है और मुमकिना तौर पर इसराइल को तस्लीम करके उसके साथ सिफारती ताल्लुकात भी कायम कर सकती है, जो कि अमेरिकी सदर ट्रंप के मंसूबे अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा हो सकता है। जबकि इस हफ्ते अमेरिका ने बशार अल असद की हुकूमत का खात्मा करने वाले बागी ग्रुप हयत तहरीर शाम को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम की फहरिस्त से भी निकालने का ऐलान कर दिया। वाज़ेह रहे कि अमेरिका ने हयत तहरीर शाम को अलकायदा से वाबस्तगी की बुनियाद पर 2018 में एक दहशतगर्द तंजीम करार दिया था, क्योंकि इस ग्रुप में अल नसरा फ्रंट के जंगजुओं की एक बड़ी तादाद शामिल थी जो एक वक्त में शाम में अलकायदा की बाज़ाबिता शाख था। तहम 2016 में हयत तहरीर शाम के सरबराह अहमद अशरा ने अलकायदा से बाकायदा तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया था, जबकि अहमद अशरा ने गुज़श्ता साल दिसंबर में बशार अल असद की हुकूमत को एक हैरान कुन बागी तहरीक के ज़रिए ख़त्म कर दिया था, जिसके बाद वो शाम के सदर बन गए। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं मशरिक़ वस्ता से सहाफ़ी उसामा बिन जावेद। उसामा, गज़ा के मामले पर बहुत सी पेशरफ्त की तवक्को है। हमास कतर में मौजूद है, विटकॉफ ने भी वहाँ जाना है, ताख़ीर हुई है लेकिन अभी भी ये इशारा है कि वो जाएंगे कतर। नेतन्याहू अमेरिका में मौजूद हैं, ट्रंप से अहम मुलाकातें भी हो चुकी हैं, लेकिन अब तक सीज़ फायर के हवाले से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। आपको लगता है इस हवाले से खबरें हैं कि कोई पेशरफ्त अभी भी मुतवक्के है इस सारे मामले पर? जी जुनैद, इस खत्ते में अगर कोई मौहूम सी उम्मीद है कि शायद फ़लस्तीनियों का क़त्ल गारत रुक सके तो ये है कि अमरीकी सदर जो इस वक्त मौजूद हैं वो जंग नहीं चाहते। उनकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से ऐसा कोई मामला तय पे आ जाए जिससे इसराइल की सुबकी भी ना हो और उनका जो तमाम काम है वो चलता रहे और इस खत्ते में मौजूद वो जो रियासतें जो उनके साथ इक़्तिसादी ताउन चाहती हैं उनके सामने जो सबसे बड़ी रुकावट है फ़लस्तीनियों का क़ज़िया वो किसी तरीके से हल हो सके, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों बच्चों और हज़ारों लोगों की तस्वीरें देख देख कर ये बहुत मुश्किल हो चुका है अरब रियासतों के लिए कि वो इसराइल से और बिलवास्ता और बिलावास्ता अमेरिका से किसी किस्म के ऐसे ताल्लुकात रख सकें जिसमें फ़लस्तीनियों को नज़रअंदाज किया जाए। तो ये तमाम मुलाकातें उसी सिलसिले की एक कड़ी हैं। लगता ये है कि यकीनन बहुत सी पेशरफ्त हो चुकी है। दोनों तरफ हमास की जानिब से कुछ मुतालबात रखे गए हैं, इसराइल की तरफ से भी काफ़ी
काफ़ी इस बात पे इसरार जारी है कि वो अपनी फ़ौजों का मुकम्मल इनखला नहीं करेगा इन कैदियों की बाजियाबी की बदले में। लेकिन लगता यह है कि शायद किसी तरीके से मामला किसी तरफ तय पा जाए। ये चंद महीनों में सबसे बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि लगता यह है कि इसराइल के लिए ये मुश्किल होता चला जा रहा है कि वो इस जंग को इसी तरीके से जारी रखे, क्योंकि आलमी सतह पे बहुत बड़ी तेज़ी से इसराइल तना होता जा रहा है और अमरीकी पुष्टपनाही के बगैर उसके लिए इस जंग को जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। और सदर ट्रंप को चूँकि एक बहुत बड़ा सामना है न सिर्फ उन क़ुव्वतों का जो अमेरिका में मौजूद है बल्कि अमेरिका से बाहर भी, क्योंकि अमेरिकी सदर ने कहा था कि हम अमेरिका के मामलात को सबसे पहले रखेंगे, और इसराइल के मामले पर अमेरिकी सदर के वो सपोर्टर जो ये समझते थे कि अमेरिकी मामलात पहले रखे जाएंगे, अमेरिका ही सदर ट्रंप की तरजीह होगा, उन्हें यह मालूम होता है कि गालिबन अमेरिका नहीं इसराइल इस सदर की भी तरजीह है। उसामा बिन जावेद, अगर ये सीज़ फायर हो जाता है तो मशरिक़ वस्ता के हालात क्या तेज़ी से तब्दील होंगे, और ख़ासतौर पर ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात की भी तवक्को है, जिसमें ये तवक्को की जा रही है कि ओस्लो में अहम मुलाकात हो सकती है। क्या वो मामला भी ऐसा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से पेशरफ्त होगी उसके बाद? सदर ट्रंप अपनी पहली प्रेसिडेंसी में, पहली सदारत में ये बावर करा चुके हैं कि अब्राहम अकॉर्ड्स नामी वो मुआहिदा जिस पे बहुत सारी अरब रियासतें न सिर्फ आमादा हो गई थी बल्कि मुत्तहदा अरब अमारात समेत बहुत सारी रियासतों ने उसकी तरफ बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त शुरू कर दी थी, अब वो वैसा नहीं है। क्योंकि जिस वक्त तक फ़लस्तीनियों का कत्लेआम जारी रहेगा, जिस वक्त तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं होगा या उसके बारे में कोई ठोस लाएअमल नहीं सामने आएगा, किसी भी अरब रियासत के लिए इसराइल से मामला बेहतर करना नामुमकिन होगा। इसके बावजूद कि बहुत सारे ऐसे अरब ममालिक हैं जो इसराइल से गालिबन अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन इन दो शर्तों को जब तक पूरा ना किया जाए उनके लिए मुश्किल होगा कि वो अपनी कौम, अपनी तमाम रियासतों में, क्योंकि बहुत शदीद गम गुस्सा पाया जाता है सड़क पर तमाम अरब रियासतों में, अरब हुक्मरानों और अरब सड़क के तासुरात में गालिबन बहुत बड़ा फ़र्क है। तो यकीनन एक मशरिक़ वस्ता का नक्शा गालिबन तब्दील होगा जिसमें अरब रियासतें इसराइल के वजूद को न सिर्फ तस्लीम करेंगी बल्कि उसके साथ बराह रास्त तजारत भी करेंगी। लेकिन उस सब के लिए ये ज़रूरी है कि इसराइल अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं गज़ा में और मगरबी पट्टी में उनको ख़त्म करे और फ़लस्तीनी रियासत की तरफ कोई पेशरफ्त करे। उसके बगैर बहुत मुश्किल मालूम होता है कि सदर ट्रंप की जितनी भी कोशिशें हों अरब रियासतें उन पर अमल पैरा हो पाएंगी। अमेरिका ने शाम से पाबंदियाँ भी ख़त्म की और जो अहमद शरा की तंजीम है उसको भी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। मुलाकातें भी हो चुकी हैं, डोनाल्ड ट्रंप अहमद शरा से मिल चुके हैं। तो अब क्या ऐसी खबरें हैं कि उनकी नेतन्याहू से मुलाकात होने वाली है शाम के सदर अहमद शरा की, और क्या ये उस तरफ जा सकती है बात कि फिर शाम इसराइल को तस्लीम कर सकता है? शाम का मामला बाकी अरब ममालिक से इसलिए मुख्तलिफ है कि शाम का एक बड़ा हिस्सा इसराइल के कब्ज़े में है, और बशार अल-असद की हुकूमत के गिरने के बाद इसराइल ने कम से कम 10 ऐसी आउटपोस्ट और बेसेस हैं जो कायम कर ली हैं जो शाम की ज़मीन पर वाक़ हैं। यकीनन अमेरिका, बरतानिया, फ़्रांस और इन तमाम ममालिक ने शाम की मदद करने के लिए, इक़्तिसादी मदद के लिए शाम पर आयद पाबंदियाँ न सिर्फ नरम किया है बल्कि उठाने का भी फ़ैसला किया है। और हमने देखा कि जो हयात तहरीर शाम जो ग्रो इस वक्त शाम पर हुक्मरान है, उसके ऊपर जो दहशतगर्दी की लेबल लगाया गया था वो भी हटा दिया गया है। तो यकीनन ये लगता तो है, और वाशिंगटन में भी हमें ये नज़र आ रहा है और इसराइली अखबारात की भी ये शहसुर्खियाँ हैं कि शाम को एक शाम से बेहतरी ताल्लुकात की बेहतरी जो है वो सदर ट्रंप की तरफ से पेश की जाएगी नेतन्याहू को। इसमें कितनी सदाकत है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन बहरहाल शाम के लिए बहुत बड़ा मुश्किल होगा अपने लोगों को और इन तमाम लड़ने वाले ग्रोहों को इस बात को तस्लीम कराना कि वो इसराइल से मामलात बेहतर कर सकते हैं, इल्ला ये कि इसराइल का जो कब्ज़ा है जुलान की पहाड़ियों पर और बाकी हिस्सों पर उसको ख़त्म कराया जाए। इसराइल को इस बात का पाबंद किया जाए कि वो शाम की रियासती खुद मुख्तारी की को शामिल खातिर रखे और अपनी कार्रवाइयाँ बंद करे। तो इन तमाम चीज़ों के साथ साथ शाम के जो जोग्राफ़ी जगह है, जिस जगह पे वो वाक़ है, वहाँ पे उसके साथ साथ बहुत सारे अदर ममालिक के जो मामलात हैं वो भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो उर्दन हो, चाहे इराक़ हो या सऊदी अरब हो। शाम के लिए
इस तरह का कोई भी कदम उठाने से पहले न सिर्फ ये कि मगरबी ममालिक की उसे ख्याल रखना पड़ेगा कि वो उससे क्या तवक्को रखते हैं, बल्कि उसको अपने खित्ते में भी और दाखिली तौर पर अपने लोगों में भी इस बात को बावर कराना पड़ेगा कि कोई ना कोई मामला तय पा सकता है। तो हमने खबरें बहुत सुनी हैं कि शायद मामला बेहतर होने वाले हैं, लेकिन उसको अमली तौर पर ग्राउंड पे देखना जो है वो एक कबल अज़ वक्त लगता है, और यकीनन उसमें बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि इसराइल जब तक काबिज़ है, इसराइली फोर्सेस जब तक शाम पे कार्रवाइयाँ कर रही हैं, उस वक्त तक कोई भी शामी लीडर ये बात न तस्लीम कर सकता है, न अपने लोगों को तस्लीम करा सकता है उस गासिब मुल्क से किसी किस्म के ताल्लुकात बेहतर कर सकें। उसामा बिन जावेद, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तानी सियासत में एक बार फिर ये खबरें सरगर्म है कि तहरीक इंसाफ एक नई तहरीक शुरू करना चाहती है। इमरान खान ने मफाहमत के दरवाजे बंद करते हुए एक बार फिर एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया और अपनी पार्टी को 5 अगस्त तक इस एहतजाजी तहरीक को उरूज तक पहुंचाने की हिदायत की है। गुज़श्ता दिनों PTI पंजाब के कैद रहनुमाओं ने मुज़ाकरात का रास्ता अपनाने की अपील की थी, मगर अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि इमरान खान ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। जबकि गुज़श्ता रोज़ इमरान खान की बहन अलीमा खान ने यह ऐलान भी किया कि इमरान खान के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान भी इस एहतजाजी तहरीक का हिस्सा होंगे, जिस पर हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करने का इंदिया दे दिया। मगर अब भी ये सवाल अपनी जगह बरकरार है कि क्या PTI एहतजाजी तहरीक चला पाएगी या नहीं, क्योंकि 10 मुहर्रम गुजरने के बावजूद अब तक PTI की जानिब से कोई एहतजाजी शेड्यूल सामने नहीं आया। जबकि दूसरी तरफ PTI पंजाब के कैद में मौजूदा मरकजी रहनुमा मुज़ाकरात की हिमायत में एक प्रेस रिलीज़ जारी कर चुके हैं। 1 जुलाई को पंजाब में कैद PTI रहनुमाओं मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा के दस्तखतों से जारी एक प्रेस रिलीज सामने आई थी, जिसमें कहा कि मुल्क की तारीख के बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात हर सतह पर होने ज़रूरी है, सियासी सतह पर भी और मुक़तदरा की सतह पर भी मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। जबकि दूसरी तरफ सहाफ़ी ने PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से सवाल किया कि PTI के लिए मुज़ाकरात का रास्ता बेहतर है या मज़ाहमत का। परवेज़ इलाही ने जवाब दिया कि मज़ाहमत के बाद मुज़ाकरात ही होते हैं। हमारी PTI की लीडरशिप ने ख़त भी लिखा है। बानी PTI की रिहाई से मुतल्लिक एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी तरफ 5 अगस्त की बात की जा रही है। रास्ता कौन सा बेहतर है, मुज़ाकरात वाला या मज़ाहमत वाला? जाहिर है मुज़ाहमत के बाद तो फिर मुज़ाकरात ही होते हैं। मुज़ाकरात का रास्ता अच्छा है। हमारे PTI की जो लीडरशिप है उन्होंने लेटर भी लिखा है, तो देखें फिर जब मशावरत होगी तो पता चलेगा। लेकिन इमरान खान मफाहमत की बजाय एहतजाजी तहरीक को तरजीह दे रहे हैं और मफाहमत के इम्कान को सख्ती के साथ रद्द कर दिया है। रोजनामा दी न्यूज़ में एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक कोट लखपत जेल में कैद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की जानिब से हुकूमती इत्तेहाद से मुज़ाकरात की हिमायत के सिर्फ चंद रोज़ बाद पार्टी के बानी चेयरमैन इमरान खान ने वाज़े अल्फाज में इस तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए ऐलान किया कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म हो चुका। 8 जुलाई को अडयाला जेल से जारी किए गए एक सख्त लहजे पर मबनी पैगाम में इमरान खान ने अपनी ही पार्टी क़यादत की मफाहमाना कोशिशों को अमलन वीटो कर दिया। उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का अदा करते हुए ऐलान किया कि 5 अगस्त से मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का आगाज़ किया जाएगा। इमरान खान ने ऐलान किया कि अब किसी से भी मजीद कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, अब सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल कर सके। इमरान खान का यह ऐलान कोट लखपत जेल में कैद PTI के 5 मरकजी रहनुमाओं बशमूल शाह महमूद कुरैशी के उस पैगाम के बरक्स है जिसमें उन्होंने सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की अपील की थी, बल्कि इमरान खान ने सड़कों पर आने की बात कर दी है। मगर अभी तक एहतजाजी शेड्यूल सामने नहीं आया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आज कहा है कि 1-2 दिन में पता चल जाएगा कि क्या तहरीक होगी, जगह का फैसला हमने करना है। तहरीक तो हमारे बड़े वक्त से शुरू है और अभी फिर हमारा दोबारा एक तहरीक का अनाउंस हुआ है और आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नजर आएगा कि उस तहरीक में हम जो भी हमारे आपस में फैसला होगा किस तरीके से करनी है, उस तरीके से हमको आने वाले 1-2 दिन में ही उसका नजर आएगा इम्पैक्ट। लेकिन अभी ऐसा है कि हम चूँकि कोई भी तहरीक करने के लिए एक प्लान बनाकर पहले से अनाउंस नहीं करते, क्योंकि मुखालफिन भी बहुत तैयारी कर लेते हैं और पहले से हमारे लोगों को स्पेशली हमारे और सूबों में यहाँ तो मसला नहीं है, वो पहले से ही पकड़ धकड़ करके जबर शुरू कर देते हैं। कौन सी जगह का बताया, कौन सी जगह पर जो है आप एहतजाज करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बहनों को बताया क्या उनका क़यादत पे एतमाद नहीं है कि उनको खान साहब ने किसी जगह का नहीं बताया, जगह का और हर चीज़ का फैसला हमने करना है, वो हम करेंगे और फिर पता चल जाएगा आपको। इसके अलावा PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा है कि अगर इमरान खान की फैमिली एहतजाज को लीड करती है तो ये अच्छी बात है। उनकी ख्वाहिश है कि अलीमा खान एहतजाज की क़यादत करें।
अच्छी बात है अगर खान साहब की फैमिली उसको लीड करे। खान की फैमिली में अलीमा खान भी थी, लेकिन उसके बावजूद इख्तलाफात रहे। अलीमा खान पे भी सोशल मीडिया से PTI के चंद रहनुमाओं ने हमले किए और सख्त ज़बान इस्तेमाल की। नहीं, अलीमा बाजी पे सबका इत्तेफाक है। अगर अलीमा बाजी जो है लीड करेगी, इंशाअल्लाह ताला मेरी तो ख्वाहिश है कि वो लीड करे, हम सब उसकी क़यादत के नीचे आएंगे। छोटी छोटी इख्तिलाफ राय हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि खान साहब की फैमिली पे हम अगर बुशरा बीबी लीड करे हम भी उसके साथ है, अगर अलीमा बाजी लीड करे फिर भी हम सबके मुत्तफ़िक़ है उसकी ख़ानदान पे, उसकी फैमिली के साथ। इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ अलीमा खान ने यह इंदिया दिया था कि इमरान खान के बेटे एहतजाजी तहरीक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से इमरान खान के बेटों की एहतजाजी तहरीक में शिरकत पर उनकी गिरफ्तारी का इंदिया दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर इमरान खान के बेटे एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे तो उनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। उनके आने से यहाँ पे मासवाई इसके कि उनके लिए मुश्किलात हों, और उसके बाद फिर UK का जो यहाँ पे एम्बेसी है वो उनको बाजियाब करवाए और उनको वापस लेके जाए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो। क्यों नहीं होंगे गिरफ्तार, आप मुझे बताएं। अगर वो एक वायलेंट मूवमेंट को लीड करने के लिए आएंगे तो फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। इससे पहले जो उनका तरीक़ाकार रहा है उसके ऊपर कौन एतमाद करेगा उनको कि वो वायलेंट नहीं होंगे। वो बाई बर्थ पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, ब्रिटिश नेशनल हैं। उनको कोई किस तरह से अलाउ करेगा कि वो यहाँ पे आके वो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। और आज तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान के बेटों का तहरीक का हिस्सा बनना उनका हक है, हम उनके शाना बशाना चलेंगे। राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान के बेटों की गिरफ्तारी से मुतालिक सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि उनकी मर्जी है, हम देखेंगे। कल एक ऐलान हुआ कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो तहरीक का हिस्सा बन सकते हैं। सर, जो PTI की मौजूदा क़यादत है, सियासी क़यादत, वो नाकाम हो चुकी है। अब फैमिली को आगे नहीं, देखिए फैमिली का हक है, बिल्कुल हक है, बेटों का हक है, बहनों का हक है, हम सब इसमें इकट्ठे हैं, हम सब इसमें शामिल हैं। ये हमारी एक रिवायत है इस मुल्क। इसमें ऐसा नहीं है कि हम नहीं हैं मौजूद, लेकिन जाहिर है अवाम का एक जज्बाती जो ताल्लुक है वो ख़ानदान के अफराद से, वो बहनें हों, वो बेटे हों, वो एक और नौयत का हुआ करता है। तो कोई वजह नहीं है कि वो तहरीक का हिस्सा ना बने, हम उनके शाना बशाना चलेंगे। तो दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं वो आएंगे तो गिरफ्तार होंगे। चले, उनकी मर्जी, हम देखेंगे। देखिए, हर एक का हक है कि वो एहतजाज करे, आवाज़ बुलंद करे, सड़क पे चले। ये हमारे आईनी हुकूक हैं। लोग समझते हैं ये नहीं है, ये तो अंग्रेज़ भी देता था। इसके अलावा वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इमरान खान के बेटे आएँ और देखें कि उनके वालिद ने मुल्क से क्या खिलवाड़ किया, मगर वो आएंगे नहीं। खबर आ रही है कि इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो वापस आ रहे हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एहतजाज करने जा रही है उसको लीड करना चाह रहे हैं। अच्छी बात है जी, उनके लोगों के बच्चों को सड़कों पे और लोगों के बच्चों को वो कहते हैं जी कि आप कीलों वाले डंडे लेकर जाएं, और लोगों के बच्चों को वो कहते हैं कि अभी आप लॉन्ग मार्च करें, चढ़ाई कर दें, यहाँ पर बगावत कर दें, और अपने बच्चे उनके लंदन की ठंडी हवाओं में गोल्ड स्मिथ के दिए हुए बेपनाह पैसे में वहाँ पर ऐश कर रहे हैं। तो उनके बच्चों को आना चाहिए और उनके बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ने इस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ किया है, लेकिन ये आएंगे नहीं। देखना यह है कि PTI की एहतजाजी तहरीक कामयाब हो सकेगी या नहीं, और इमरान खान के बेटे इसमें शामिल होंगे या नहीं। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा और वकील नईम हैदर पंजोता। नईम साहब, तहरीक इंसाफ में ख़ुद बहुत तकसीम है। जो मुज़ाकरात का कह रहे हैं रहनुमा जेल में कैद, उनको मुस्तरद कर चुके हैं बानी PTI। जुनैद अकबर साहब से मुताल्लिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कह चुके हैं कि अगर उनको बहुत ज़्यादा एतराज़ात हैं अली अमीन गंडापुर पे तो फिर जुनैद अकबर साहब घर चले जाएँ। अलीमा खान साहिबा का जो बयानिया सामने आता है उससे भी पार्टी के अक्सर रहनुमा इत्तफाक नहीं करते। हुकूमत ये कह रही है कि कोई एहतजाजी तहरीक शुरू होगी जिसमें पुरतशद्दुद माहौल पैदा होने का ख़तरा होगा तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और गिरफ्तारियाँ होंगी। राना सनाउल्लाह का बयान भी इस सूरत में सामने आ चुका है। ऐसे हालात में कौन ये फ़ैसला करेगा किस तरह से एहतजाजी तहरीक शुरू होगी? ये मुमकिन हो सकेगा तहरीक इंसाफ के लिए? जुनैद भाई, बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। बिल्कुल मुमकिन है जी, और पाकिस्तान का आइन है वो आपको हक़ देता है कि आप पुरअमन एहतजाज करें। हम अपने हक़ के लिए निकलते हैं, अपने हकूक़ के लिए निकलते हैं, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए निकले हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर कानून की हुक्मरानी की जगह पर सिर्फ़ और सिर्फ जो माफिया है उसकी हुक्मरानी है कानून के ऊपर। तो हम निकलेंगे और खान साहब का हुक्म आ चुका है, तैयारियाँ हमारी जारी हैं।
जुम्मे वाली शाम यानी रात 10 बजे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो कोर कमेटी है उसका इजलास तलब कर लिया गया है और मुख्तलिफ सदूर जो हैं वो अपनी मुशावरत जारी किए हुए हैं। आज भी KP के अंदर भी इजलास हुआ, मुशावरत हुई, वहाँ तमाम तंजीम ने मुशावरत की। इसी तरह से सिंध में भी अलीम आदिल शेख साहब ने अनाउंस किया कि किस तरह से हमने लेकर चलना है। पंजाब के अंदर भी जो कमेटियां हैं वो अनाउंस की जा रही हैं। नॉर्थ पंजाब की तरफ से जो कमेटी है मॉनिटरिंग कमेटी वो अनाउंस की जा चुकी है, तैमूर मलिक साहब ने की है। तो हम बिल्कुल जी बड़ा इस पर फोकस है और 5 तारीख जो दी गई है 5 अगस्त 2 साल खान साहब के मुकम्मल हो जाएंगे। 5 अगस्त को इस तहरीक का पीक होगा और खान साहब की तरफ से जो जगह के हवाले से इस वक्त आ रहा है कि कौन सी जगह होगी, इस्लामाबाद डी चौक नहीं है। ये खान साहब ने मुझे ख़ुद बात करते हुए कहा कि हमारे लोगों पर गोलियां चलाई गई हैं, तो हम नहीं चाहते कि दोबारा इस तरह का हमारी आवाम के साथ ये किया जाए। लेकिन जो लायामल है वो उन्होंने इनिशियल जो है फर्स्ट जो है वो दे दिया है कि किस तरह से हमने इसको करना है। अब इसके ऊपर हतमी जो फैसला जो खान साहब की तरफ से आएगा कि ये है वो आपके सामने तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो एक लायामल जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसके ज़रिए आप तक पहुँच जाएगा। बाकी रहेगी कासिम और सलमान की बात, तो वो अपने वालिद के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान के अंदर जो तहरीक चलने जा रही है रूल ऑफ लॉ के लिए, इन दोनों चीज़ों के लिए वो आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, खान साहब की बहनें भी करेंगी और लीड की हद तक तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो है जिनको ओहदे दिए गए वो लीड करेंगे। वो साथ इज़हार यकजहती के लिए शामिल हो सकते हैं, बहनें अपने भाई के लिए और बच्चे जो हैं अपने वालिद के लिए। तो नईम हैदर साहब, राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि अगर कोई पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक शुरू होती है उसमें जो अफराद शामिल होंगे, चाहे उसमें इमरान खान साहब के बेटे भी शामिल हों, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो क्या ऐसे इम्कानात पैदा हो सकते हैं तहरीक इंसाफ की तहरीक शुरू होने के नतीजे में कि पुरतशद्दुद माहौल बन जाए? देखिए, पुरतशद्दुद तो नून लीग ने हमेशा काम किया। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया, आपने देखा कि नैब में जब पेशी हुई मरियम की तो उस वक्त आके पथराव किया गया। तो पुरतशद्दुद तो वो करते हैं। अगर हम पुरतशद्दुद होते, हमारे पास असले होते, तो कभी भी हमारे ऊपर जो गोलियां चलाई गई हैं ये ना चलती और फिर उनका जवाब भी मिलता। हम पुरअमन जमात हैं और पाकिस्तान का आइन हमें इजाज़त नहीं देता, जो कि हमारे वर्कर्स, हमारे लीडर हर एक को पता है। तो लिहाजा पुरअमन जमात के ऊपर, पुरअमन लोगों के ऊपर गोलियाँ जो चलाई जाती हैं उसको कहा जा रहा है कि ये कहीं पुरतशद्दुद है। नहीं, पुरतशद्दुद नहीं है, पुरतशद्दुद आप हैं। यहाँ हक की बात करें, इलेक्शन लूटा गया है उसके खिलाफ बात करें, जमहूरियत की बात करें। पाकिस्तान में इस वक्त जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं, मेंबरान पूरी कर चुके हैं, उस पर आवाज़ बुलंद करें। लोगों की आवाज़ सलब की जा रही है, उस पर बात करें। ये यूट्यूब चैनल्स बंद किए जा रहे हैं, उस पर बात करें। पाकिस्तान में अवाम के मैंडेट की बात करें, पाकिस्तान में निज़ाम इंसाफ की बात करें, तो उसे कहा जाता है ये पुरतशद्दुद है। हाँ, जो इनके साथ बैठ जाए, मिल जाए, इनके साथ इनका हिस्सा बन जाए, ताकत का हिस्सा बने, पैसे तनख्वाहें ले, मनी लॉन्ड्रिंग करे, इनके साथ तमाम तर चीज़ों में मुलव्वस हो, वो पाकिस्तान की रियासत के बिल्कुल मुताबिक है। बाकी जो हक की बात करेगा वो उसको यही समझा जा रहा है। नहीं साहब, आपने कहा कि जुमे को इजलास बुलाया गया है। पिछले बरस जब एहतजाज करना चाहती थी तहरीक इंसाफ और जो भी कोशिश उसकी जानिब से की गई, उस पर कहा, एतराज़ ये था कि पंजाब की जो क़यादत है तहरीक इंसाफ की वो आवाम को सड़कों पर नहीं ला सके। इस मरतबा क्या हिकमत अमली होगी फिर तहरीक इंसाफ की? देखें, इस दफ़ा हिकमत अमली जो है मुख्तलिफ से होगी। पिछली दफ़ा भी मुख्तलिफ आरात थी। बहरहाल जो भी फैसला हुआ उसके अंदर जो पाकिस्तान में पंजाब सूबा है वहाँ जैसे कर्फ्यू लगाया गया, हमारे घरों में छापे चारदीवारी का तकद्दस पामाल किए। मेरे घर में बाहर पुलिस बैठी रही और किसी एक डेरे के ऊपर हमने इज्तिमा किया और वहाँ से खुशाब गए और फिर रास्ते के अंदर जिस तरह हमारे ऊपर शेल बरसाया गया, हमारे 70 लोग गिरफ्तार किए गए और हर जगह पर यही सूरत हाल रही। ऐसी सूरत हाल के अंदर जब आप निहत्ते हों और आगे से अगले के पास उस पीछे से इख्तियार हो कि आपने गोली भी चला देनी है, तो उस घुटन वाले माहौल के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरी से हमारे कारकुन जो है अनीस सत्ती शहीद हुए, जनूबी पंजाब से शफीक लुंड शहीद हुए और हमारे रहनुमा यहाँ पर पहुँचे। ये नॉर्थ की जो तंजीमें यहाँ पहुँची, लाहौर तो मोटरवे इन्होंने बंद कर दी, रास्ते तमाम बंद कर दिए, फिर भी लोगों ने पूरी कोशिश की जिस हद तक वो पहुँच सके वो पहुँचे। आप खुलेआम छोड़े ना, आप क्यों रास्ते बंद कर रहे हैं? आपको अगर खौफ है तो इसी चीज़ का है कि अवाम निकलेगी, आपको भाग के लेकर जाएगी, लेकिन उस वक्त अवाम निकली और पहुंची, इसी वजह से गोलियां मौक़िफ़ ये रहा है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से पुरतशद्दुद रवैया अपनाया गया
और जिस तरह पुलिस एहलकारों पर हमले किए गए उसके नतीजे में पुरतशद्दुद माहौल पैदा हुआ था। अब एक सवाल ये भी बनता है कि आखिरी मरतबा तो अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी लीड कर रहे थे उस एहतजाजी काफिले को, अब कौन करेगा? देखिए, उस एहतजाजी काफ़िले को अली अमीन और उसके अलावा जो है वो लीड कर रहे थे, बीबी साहबा लीड कर रही थी। इस दफ़ा खान साहब ने कमेटी जो है कल मेंबरान के नाम दिए हैं। कल वाली जो मुलाकात थी उसमें उन्होंने कहा कि ये इन लोगों को के ऊपर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए। उसके अलावा बाकी जो लीडरशिप में से हैं, जो सूबाई सदूर हैं, जो उसमें शामिल करने हैं एहतजाज के हवाले से, लामल बनाने के हवाले से, तो इंशाअल्लाह ताला तमाम हम मिल के इस सारे काफ़िले को लीड करेंगे। KP से ये सारा वो आगाज़ होगा। वहाँ अली अमीन साहब हैं, जुनैद अकबर साहब हैं, उसके अलावा जिसको जिम्मेदारी दी जाएगी, जो बात हो रही है कि तो वो बानी PTI की फैमिली भी शामिल होगी नईम साहब, उनमें से कोई लोग आगे नहीं होंगे? अलीमा खान साहबा, या जैसे उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे, और ये अलीमा खान साहबा का बयान है, आपकी पार्टी में भी डिस्कस हुआ है कि इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं पाकिस्तान? जी बिल्कुल डिस्कस हुआ है और बड़ा खुशाइन करार दिया है कि आप वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ और उसका हिस्सा बने। और दूसरी बात ये रहेगी कि जो बहनें हैं वो लीड नहीं करेंगी, वो पहले भी हिस्सा थी, 26 नवंबर को भी, उससे पहले 4 को भी, और अब जो तहरीक जा रही है उसमें भी वो शमूलियत करेंगी, पार्टिसिपेंट होंगी, वो शामिल होंगी। वो लीड नहीं करेंगी, लीड PTI की जो क़यादत है वो लीड करेगी जिनके पास ओहदे हैं। जी अच्छा, इस वक्त जो सियासी तौर पर इख्तलाफ है तहरीक इंसाफ के दरमियान, जिस तरह जुनैद अकबर साहब के जो बयानात और राय हैं वो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयानात और राय से अक्सर मुख्तलिफ होते हैं, वो इसमें रुकावट नहीं बनेगा कि तहरीक का फ़ैसला शुरू करने का फ़ैसला जब किया जा रहा होगा तहरीक इंसाफ की तरफ से? देखें, इस वक्त बड़ी इत्तेहाद की, यकजहती की बाहर ज़रूरत है, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक मैसेज भी दिया गया कि हमारे आपस में इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ हम तमाम मुत्तफ़िक हैं, उनकी कॉल के ऊपर हम तमाम मुत्तफ़िक हैं। और ये बात खान साहब को जब पता चली तो कल मुलाकात के अंदर उन्होंने इस बात को सराहा कि बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि आप तमाम लोगों ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक अच्छा जेस्चर गया है। तो इसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, और जब आप नीयत के साथ बढ़ रहे होते हैं तो फिर सच्चाई आपका साथ होती है और आप जीतते हैं और हक की जीत होती है। तो ये तहरीक इंसाफ अकेले ये तहरीक शुरू करेगी या कोई इत्तेहादी जमातें और दीगर सियासतदान भी शामिल होंगे तहरीक इंसाफ के साथ? देखिए, खान साहब ने कहा है कि जो जमातें रूल ऑफ लॉ के लिए पाकिस्तान में जिस वक्त निज़ाम फसाईद का मुसल्लत किया गया है उसके ख़िलाफ़ जो है वो अगर जो जमात आना चाहती है दावत दीजिए, वो आएँ, हमारा हिस्सा बने। लेकिन ये तासर देना कि तहरीक इंसाफ जो है अगर कोई जमात नहीं होगी तो लीड नहीं कर पाएगी, तो तहरीक इंसाफ ही 26 नवंबर को भी थी और उससे पहले भी थी और संगजानी भी थी, लाहौर भी थी, हर जगह पर थी। तो तहरीक इंसाफ लड़ रही है और हमारी कोशिश है, हमारी ये विश है कि कोई आए। बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि जितनी आवाज़ें बुलंद हों वो उसका हिस्सा बने, उससे मजबूती होगी। नहीं, बेहतर पंजोता, आपका बहुत शुक्रिया। रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अब हुकूमत ने कीमत कंट्रोल करने के लिए चीनी बरामद करने का फैसला किया है। हुकूमत ने पहले इस यकीन दहानी के साथ चीनी बरामद करने की इजाज़त दी कि मुल्क में चीनी की कीमतों में इजाफा नहीं होगा, मगर चीनी की बरामद के बाद कीमतों में मुसलसल इजाफा होता रहा और अब हुकूमत चीनी की कीमत को कंट्रोल करने के लिए चीनी दरामद कर रही है। और वफाकी काबीना ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक वफाकी काबीना ने 5 लाख मीट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी है और चीनी की दरामद पर आए 53% टैक्सेस को माफ़ कर दिया है ताकि चीनी की बरामद की इजाज़त देने के पिछले फैसले के मनफी असरात का अदाला किया जा सके। हालांकि वजारत ख़जाना ने टैक्स छूट के फैसले पर एतराज़ भी किया था। वजारत ख़जाना के ज़रा के मुताबिक चीनी की दरामद पर टैक्स छूट का फैसला पहले एक इजलास में किया गया था जिसकी सदारत नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने की थी। उसके बाद काबीना ने फूड सिक्योरिटी की वजारत की जानिब से भेजे गई समरी की मंजूरी दे दी। खबर में मजीद लिखा कि काबीना ने यह फैसला बाकायदा एजेंडा आइटम के तौर पर ज़ेर बहस लाए बगैर समरी के जरिए मंजूरी के बाद किया है। वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन ने बताया कि फूड इमरजेंसी के पेश नज़र
वफाकी काबीना ने मकामी कीमतों को मुस्तहकम करने के लिए फौरी तौर पर 5 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की इजाज़त दे दी है। खबर के मुताबिक ये पेशरफ्त चीनी की बढ़ती हुई कीमतों के बाद सामने आई, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते चीनी 196 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई थी। हालांकि बरामद से पहले चीनी की फ़ी किलो कीमत 138 रुपये थी। टैक्सेस और ड्यूटियाँ माफ़ किए बगैर चीनी की दरामदी लागत 245 रुपये फ़ी किलो के लगभग थी, लेकिन टैक्स छूट के बाद चीनी की दरामदी लागत का तखमीना 153 रुपये फ़ी किलो लगाया गया है, जिसमें फ्रेट चार्जेस शामिल नहीं हैं। खबर के मुताबिक वफाकी काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी के पिछले इजलास में सेक्रेटरी ख़जाना ने टैक्सेस माफ़ करने या सब्सिडी देने से इनकार कर दिया था। इस बार हुकूमत ने यह समरी इक़्तिसादी राबिता कमेटी में पेश करने की बजाय बराह रास्त वफाकी काबीना से मंजूर करवा ली। चीनी की कीमत के 138 रुपये से बढ़कर 196 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचने की बुनियादी वजह हुकूमत के 7,65,000 मेट्रिक टन चीनी की बरामद के फैसले को करार दिया जा रहा है। ताहम वफाकी वज़ीर बराए फूड सिक्योरिटी का कहना है कि सूरत हाल 1 मिलियन टन यानी 10 लाख टन चीनी की कम पैदावार की वजह से पैदा हुई। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात की वजह से फसल की पैदावार पर मनफी असर पड़ा। खबर के मुताबिक वफाकी काबीना ने चीनी की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स, 3% एडिशनल सेल्स टैक्स, 6% इनकम टैक्स, 20% कस्टम ड्यूटी और 6% इजाफी कस्टम ड्यूटी को भी ख़त्म कर दिया है। खबर में मजीद लिखा है कि वज़ीर इत्तलात अता तारण ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि काबीना ने वाकई इन टैक्स छूट की मंजूरी दी है या नहीं। ज़राए के मुताबिक वज़ारत ख़जाना ने काबीना के इस फैसले पर एतराज़ उठाया और वज़ीर आज़म के दफ्तर को आगाह किया कि ये फ़ैसला पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी वादों पर असरअंदाज हो सकता है। वज़ारत ख़जाना के हुकाम के मुताबिक पाकिस्तान ने बैनुल-अक़वामी सतह पर यह वादा भी कर रखा है कि वो ज़रई अजनास की ख़रीदारी नहीं करेगा। उन्होंने वज़ीर आज़म के दफ्तर को ख़बरदार किया कि काबीना के इस फैसले पर अमल दरामद बैनुल-अक़वामी वादों की तकमील में मुश्किलात पैदा कर सकता है। खबर के मुताबिक एक वफाकी वज़ीर ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर बताया कि चीनी पर टैक्सेस को ग़ज़ाई हंगामी सूरत हाल के तहत माफ़ किया गया है, लिहाजा ये फ़ैसला किसी भी बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में नहीं आना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि आया वज़ारत ख़जाना ने टैक्स छूट के मामले को वज़ीर आज़म के दफ्तर के साथ उठाया है या नहीं। फूड सिक्योरिटी की वजारत ने एक बयान में कहा कि चीनी दरामद के इक़दाम के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और इस पर फौरी अमल दरामद पहले ही शुरू हो चुका है। वजारत ने इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा हुकूमत ने इस वक्त चीनी की बरामदात की इजाज़त दी थी जब मुल्क में वाफर मकदार में चीनी मौजूद थी। अब चीनी की दरामद के फैसले का मकसद कीमतों को मुस्तहकम रखना और सार्फिन को अचानक महंगाई से बचाना है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक गुज़श्ता माली साल में 7,65,734 मेट्रिक टन चीनी बरामद की गई, जिससे 114 अरब रुपए का ज़र मुबादला हासिल हुआ, यानी पिछले साल के मुकाबले में 2200% ज़्यादा चीनी बरामद की गई। पहले चीनी बरामद और अब दरामद करने के फैसले से हुकूमत की मतज़ाद पॉलिसियों पर सवालात उठ रहे हैं, जिससे सार्फिन पर मनफी असरात मुरतब हुए हैं। खबर के मुताबिक चीनी की बरामद के बाद मकामी मंडी में कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई और 190 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची, जो बरामद से पहले की कीमत से 58 रुपये ज़्यादा है। मार्च में हुकूमत ने चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की थी, जो बरामदी इजाज़त के वक्त मुकर्ररा हद से 13% ज़्यादा थी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए मिल मालिकान ने मकामी और बरामदी दोनों मार्केट्स में गैर मामूली मुनाफा हासिल कर लिया था। अहम बात यह है कि हुकूमत ने गुज़श्ता साल 26 जून को 1.5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दी, मगर साथ ही चीनी की बरामद के अमल की मॉनिटरिंग के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी कायम की। कमेटी के TORs भी जारी किए, जिनके तहत कमेटी के हफ्ते में 2 इजलास होंगे। कमेटी चीनी के एक्स मिल रेट और रिटेल रेट दोनों का जायज़ा लेगी और बिलखुसूस कीमत में इजाफे पर नज़र रखेगी। चीनी के एक्स मिल रेट में 140 रुपये फ़ी किलो से ज़्यादा इजाफा नहीं होगा। फिर उसके बाद 25 सितंबर को मज़ीद 1 लाख मेट्रिक टन और 11 अक्टूबर को 5 लाख टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी गई। फिर दिसंबर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने एहतियात के साथ चीनी बरामद करने की इजाज़त दी है कि चीनी की कीमत ना बढ़ जाए। बरामद करने से न सिर्फ $500 मिलियन मिलेंगे, बल्कि मार्केट में चीनी की कीमत बढ़ने की बजाय कम हो गई है। अभी चीनी की हमने जो साल ख़त्म हुआ है तकरीबन 7,90,000 हमने अलाउ की है, और वो भी बड़े एहतियात के साथ, बड़े गौर के साथ कि उसकी कीमत ना बढ़ जाए। मुझे उसका बहुत ज़्यादा उसकी फ़िक्र थी। वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कीमत नहीं बढ़ी लोकल मार्केट में, बल्कि कंपैरेटिवली नीचे गई है, और एक्सपोर्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुई हैं, और $500 मिलियन तो कहीं नहीं गया। आपको $500 मिलियन आपको आ जाएगा। हमारी जो अर्निंग्स है फॉरेन एक्सचेंज की, और दूसरी तरफ कीमत भी वो नहीं बढ़ने पाई।
वज़ीर आज़म ने तो दावा किया कि चीनी की कीमत बढ़ने की बजाय कम हो गई है, मगर रवां साल के आगाज़ से ही चीनी की कीमतों में गैर मामूली इजाफा शुरू हो गया। सरकारी डेटा के मुताबिक साल 2024 के अख्ताम पर चीनी की औसत कीमत 131 रुपये 85 पैसे फ़ी किलो थी, जबकि 2025 के आगाज़ में चीनी की औसत कीमत 138 रुपये 64 पैसे फ़ी किलो थी। फिर रमज़ान के दौरान चीनी की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ था और चीनी की औसत कीमत बढ़कर 180 रुपये तक पहुँच गई। गुज़श्ता हफ्ते के सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक चीनी की फ़ी किलो कीमत 196 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई थी, जबकि बाज़ारों में चीनी 200 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। चीनी की कीमतों में मुसलसल इजाफे की असल वजूहात क्या है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसी हवाले से हम बात करेंगे माहिर अजनास माहिर मईशत शम्सुल इस्लाम साहब से। शम्स साहब, उस मुल्क में जहाँ चीनी ज़रूरत से ज़्यादा पैदा होती है, फिर वहाँ इजाज़त दे दी जाती है चीनी बाहर भेजने की और कीमत भी कंट्रोल नहीं हो पाती। कहाँ 131 रुपये और कहाँ 200 रुपये तक फ़ी किलो चीनी मिलना। असल जिम्मेदारी किसकी है ये सब होने की पाकिस्तान में? देखिए जी, असल ज़िम्मेदारी बिल्कुल हुकूमत के ऊपर आती है, क्योंकि हुकूमत का वो बड़ा एक रोमांस है कि हर कारोबारी मामलात में उनको वो इंडल्ज करती है, इंटरफेयर करती है, इंटरवेंशंस करती हैं और इकॉनमी को जो शुगर की है वो ऐसे बना दी गई है, प्रोटेक्शनिज्म उसके ऊपर आ गया है। चीनी पाकिस्तान में जो शुगर मिल्स लगी हुई हैं उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को देखें, एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को, तो वो आपकी ज़रूरत से जो कंजम्पशन होती है उससे कई गुना ज़्यादा है। और बारहा आप देखेंगे 15-16 साल से चीनी के अंदर जो मुख्तलिफ क्राइसिस आते हैं उन सब में बुनियादी वजह यही एक नज़र आती है कि हुकूमत के जो टैलेंटेड ब्यूरोक्रेसी है उनके गलत डिसीजन होते हैं, उनके गलत एस्टिमेट्स होते हैं। और हालिया दिनों में भी जो आपने जो क्राइसिस अब आया है इसके पीछे भी अगर आप देखें तो 3 मिनिस्ट्रीज़ आपकी, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, इनकी वो रिपोर्ट्स हैं जहाँ इन्होंने बताया कि चीनी सरप्लस है, चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी गई और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि चीनी शॉर्ट है। तो ये कंट्राडिक्शन इनकी अपनी पॉलिसीज़ की वजह से आया। और जब मार्केट में ये खबरें जाती हैं तो फिर मार्केट फोर्सेस, जो नास्टी फोर्सेस होती हैं, वो स्पेकुलेशन पे आती हैं। और आपको पता है कि जब आपकी पैदावार ज़्यादा होगी तो चीनी के अंदर एक बड़ा ट्रेडिंग होती है जिसको आप कह सकते हैं कि कमोडिटी ट्रेड एक तरह से इस तरह से की जाती है कि वो सट्टाबाजी होती है, जिसमें कोई फिजिकल डिलीवरी और फिजिकल आपकी कोई ऐसी कमिटमेंट होती नहीं है, सिर्फ प्राइस को जैकअप किया जाता है। तो वो एलिमेंट ख़त्म करने के लिए मैंने 15 साल से मैं इस शुगर के आइटम उस पर देख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, आपके चैनल से आगाज़ किया था, लेकिन उस पॉलिसी को आज तक ठीक नहीं किया गया। आज अगर आप फ्री मार्केट इकॉनमी की तरफ जाते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को खुला छोड़ देते हैं तो पाकिस्तान में ये सेक्टर इंडस्ट्री जिसको अराउंड 80-82 मिल्स लगी हैं, ये ना सिर्फ बहुत आपके लिए फॉरेन एक्सचेंज कमा सकती हैं बल्कि शुगर के अलावा दीगर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पे भी जा सकती हैं, फ्यूल पे जा सकती हैं। लेकिन वो सिर्फ इसी उस पर लगे रहते हैं कि हम बगास निकाल के इलेक्ट्रिसिटी बना के हुकूमत को महंगी बिजली बता दें। और मैं यहाँ आपको ये बताऊँ कि शुगर जो है, हम तो कहते हैं ना शुगर रिफाइंड प्रोडक्ट है और बेगास इसकी बाय प्रोडक्ट है, लेकिन बाय प्रोडक्ट शुगर से ज़्यादा महंगी अगर उनको नफ़ा दे रही है तो आप देखेंगे कितनी प्रोटेक्शन इसके अंदर की जाती है। हुकूमत ने अब जो अगर आप कह रहे हैं कि हुकूमत मदाखलत ना करे, तो अभी तो हुकूमत की मदाखलत थी तो ये हालत हो गई कि 200 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गई। चीनी इजाफी थी, अब वो मुल्क में कम पड़ रही है, बाहर से मंगवानी पड़ रही है, टैक्स छूट भी देनी पड़ रही है। तो अगर मदाखलत ना करे, नज़र ना रखती हुकूमत मिसाल के तौर पे, तो फिर क्या इससे भी बुरे हालात नहीं हो सकते थे? नहीं, देखें, जब कोई चीज़ सरप्लस है और उसके अंदर, उस इंडस्ट्री के अंदर अगर हुकूमत के जो लोग शामिल होते हैं, जो इत्तेहादी होते हैं, वो सारे इस इंडस्ट्री के अंदर हैं और उनका इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। तो बाद वक़्त अभी देखें कुछ देर सा पहले जब आपका जो बयान आया था कि 7.5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करेंगे, 2.5 लाख टन रॉ और 5 लाख टन जो है रिफाइन करेंगे, उस डिसीजन के टाइम पे 169 रुपये की एक्स मिल चीनी की प्राइस थी और आज जो है 173-174 रुपये की चीनी एक्स मिल पे हो गई है। तो रिटेल की मार्केट में जब आप जाते हैं तो होल सेल्स और फिर उसके बाद रिटेलर्स आ जाते हैं। तो आप देखें ना कि ये सारे स्टेक होल्डर उन अनाउंसमेंट से फ़ायदा उठाते हैं, उनको एक यकीन दहानी करा दी गई कि चीनी शॉर्ट है। आज भी मैं आपको कहता हूं कि अगर आप एक्चुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पे जाएं तो आपके पास 1 मिलियन टन चीनी की सरप्लस है। लेकिन ठीक है, हुकूमत जो फैक्ट बता रही है हम उसी के ऊपर रिलाय करते हैं। तो इंपोर्ट की इजाज़त दी है तो फिर इसको आप हुकूमत अब खुद इंपोर्ट ना करे, क्योंकि आज जो नोटिफिकेशन मैंने देखा है उसमें यह लिखा है कि टीसीपी और प्राइवेट सेक्टर, आप टीसीपी की एफिशिएंट इंपोर्ट कभी नहीं रही। पिछले दौर में भी चीनी इंपोर्ट की गई थी, महंगी इंपोर्ट हुई। चीनी किसी भी वक्त भी जब भी टीसीपी से
कोई चीज़ आप मंगाते हो वो एफिशिएंट इंपोर्ट नहीं होती, बल्कि आज के दिन में $16 इस अनाउंसमेंट का पब्लिक होने के बाद से $16 लाइफ पे बढ़ गए। जो लंदन फ्यूचर है उसका अगस्त का जो है वो 490 से ऊपर प्राइस चली गई है, और दूसरी जो अक्टूबर का जो फ्यूचर है वो जाके आपका कोई अराउंड 475 पे चला गया, सिर्फ इस खबर से कि पाकिस्तान 5 लाख टन चीनी इंपोर्ट करने जा रहा है। तो आप ये देखें कि एक डिसीजन ना सिर्फ आपकी लोकल मार्केट में महंगा करता है अनाउंसमेंट का, दूसरी तरफ आपको कहते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट बढ़ गई। अब हम आते हैं कमिंग टू द पॉइंट कि इसका इंपैक्ट कैसे होगा और कैसे हुकूमत इसको फैसले को अच्छा साबित कर सकती है। तो वो यूं करे कि प्राइवेट सेक्टर को इसकी इंपोर्ट दे, और जो आपने जो कोटा एलोकेशन करनी है उस इंडस्ट्री को, शुगर इंडस्ट्री को ना दे कोटा, क्योंकि उन्होंने एक्सपोर्ट करी, और अगर वो इंपोर्ट कर लेंगे तो फिर चीनी वहीं रखी रह जाएगी और आपके पास जो है चीनी की कीमतें बढ़ जाएंगी। तो प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो चीनी को कंज्यूम करती हैं, जैसे आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बेवरेजेस हैं और कन्फेक्शनरी है, और वो एक्सपोर्ट भी करते हैं, उनको कोटा एलोकेशन होनी चाहिए टैक्स फ्री का, जो आपको जो अनाउंसमेंट कर दिया है। साथ ही आप ट्रेडर्स को भी दे दें, और इस पर यह भी ना कदगन लगाई जाए कि ये एक फला मुल्क से, जो हमारा करीब तरीन मुल्क है, वहाँ से इंपोर्ट नहीं होगी, और क्योंकि वहाँ से चीनी आपके पास जल्द आ सकती। तो मैं ये, अगर आज आप क्लेरिफिकेशन दे देते हैं तो कल से चीनी की कीमत, मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि 150-55 रुपए की चीनी हो जाएगी, कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंट इंपोर्ट करेगा। 5 लाख टन हुकूमत ने एस्टिमेट किया है, आपकी अगर इंपोर्ट होगी तो मुश्किल से 1-1.5 लाख टन की इंपोर्ट होगी, और कीमतें आपकी 150 रुपए किलो तक आ जाएंगी। इसको कहते हैं कि एक एफिशिएंट मार्केट। लेकिन आप अगर ये कहें कि जी टीसीपी इंपोर्ट करेगा, टीसीपी के इंपोर्ट के डिसीजन पे आपकी चीनी बढ़ गई, जब टेंडरिंग होगी तो ये जाते जाते आपका जो अगस्त में जाके होगा, फिर उसके बाद आपका क्रशिंग सीजन आ जाएगा। तो मुख्तलिफ चीजें ऐसी बनेंगी जो मार्केट में आपका जो करेक्शन है वो नहीं कर पाएगी। आपको करेक्शन करनी है, और एटलीस्ट एक आपको जीआईटी भी बनानी होगी, क्योंकि ये विंडफॉल प्रॉफिट निकला है बहुत बड़ा। जो 116 रुपए की चीनी मिल रही थी एक्सपोर्ट होने से पहले, वो चीनी अगर कंज्यूमर जो है 200 रुपए में आज रिटेल में खरीदने पर मजबूर हुआ, तो ये विंडफॉल की एक जीआईटी बननी चाहिए। माजी में बनी थी, हुकूमत अनाउंस करे कि इसकी इंक्वायरी की जाए। तो आप देखेंगे कि जब अगर ट्रांसपेरेंट और आपकी इंक्वायरी होती है इस चीज़ के ऊपर, तो फिर आपको लगेगा कि ब्यूरोक्रेसी का रोल आता है, वो टैलेंटेड ब्यूरोक्रेसी जो हमेशा से इस तरह के फैसले करती रही है। वो इस पर इज़हार ख्याल। प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।